हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम काउंसलिंग साइकोलॉजी MPCE 021 का ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 2 का यूनिट 1 हम करेंगे साइको एनालिसिस, साइकोडायनामिक एंड साइकोथेरेपी। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइकोथेरेपी क्या होता है। थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में ब्लॉक 1 में भी पढ़ लिया है। साइकोथेरेपी क्या होता है, जिसके अंदर इसको हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें जो है कैसे काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, वो क्लाइंट को कैसे बातचीत के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू जो है उसकी प्रॉब्लम को सुनता है और फिर उसको हेल्प करता है अपनी सफरिंग से अपनी हीलिंग में आने में। तो इसको स्टार्ट करते। साइकोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ द होल रेंज ऑफ साइकोलॉजिकली बेस्ड ट्रीटमेंट बाय विच ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स हेल्प पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वही लोग आते हैं जो है काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड इन मोर रेस्ट्रिक्टेड वे। इट रेफर्स टू फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट इन विच ए साइकोथेरेपिस्ट एंड ए क्लाइंट टैकल क्लाइंट्स प्रॉब्लम थ्रू टॉकिंग। इसलिए जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉक थेरेपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेन फोकस किस पे होता है, पास्ट मोर देन प्रेजेंट। पास्ट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं। इनसाइट जिसमें हम क्या कहते हैं, क्लाइंट को इस चीज़ की नॉलेज हो कि वो जो कह रहा है, कर रहा है, उसका एक इंसाइट मिले, उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसको पता हो, तभी वो तो बाहर जो है चेंज बाद में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इनसाइट की, जिसमें क्लाइंट को नॉलेज होनी चाहिए। उसको हम हेल्प करते हैं कि उसकी जो पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे वो अनकॉन्शियस माइंड में जो रिप्रेस मेमोरीज होती हैं कैसे उनको बाहर निकाले, और उसके तभी तो वह इस लायक होगा कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। डिटैचमेंट ऑफ द थेरेपी, इसमें जो होता है एम्पैथी की बात हम नहीं करते। जो थेरेपिस्ट होता है उसकी अटैचमेंट बिल्कुल नहीं होती अपने, क्योंकि उसका मेन फोकस क्या होता है, अपने क्लाइंट की हेल्प करना, उसको सफरिंग से हीलिंग में लेके आना। इस कारण से वो डिटैच रहता है, ज़्यादा अटैच नहीं होता है। देन बात करते हैं थेरेपिस्ट रोल एज एन एक्सपर्ट। जो थेरेपिस्ट होता है वो एज एन एक्सपर्ट काम करता, ना कि हम जो है जैसे हमने एक इगलिटेरियन जो है रिलेशनशिप की बात की थी, जहाँ पे दोनों, जैसे आपने कॉल रोजर्स की बात की थी, उन्होंने क्या कहा था कि जो दोनों क्लाइंट हो और चाहे वो थेरेपी, दोनों का इक्वल रोल होता है। लेकिन इसके केस के अंदर हम क्या कहते हैं, वो एज एन एक्सपर्ट काम करता है अपने फील्ड का। Psychotherapy is a systematic interaction between therapist and the client and brings psychological principles to bear on influencing client के thoughts पे असर होता है इससे, क्योंकि दोनों जब टॉक थेरेपी करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो क्लाइंट के थॉट्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके बिहेवियर है, इन सब के जो है हेल्प करते हैं जो है काउंसलर। और क्लाइंट क्या करते हैं, ओवरकम एबनॉर्मल बिहेवियर टू एडजस्ट टू प्रॉब्लम इन लिविंग। जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिससे उनकी लाइफ जो है नॉर्मल नहीं हो पा रही है, तो उसमें हेल्प करना, उनको ओवरकम करना अपने एबनॉर्मल बिहेवियर को। द इंटरेक्शन इज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल वेयर वन ऑफ देम कॉल्ड क्लाइंट, और सेकेंड कौन सा होता है जिसको हम बोलते हैं थेरेपिस्ट। यानी एक क्लाइंट होता है और थेरेपिस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जनरल बातें हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं, यूजुअली इन्वॉल्व ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जो साइकोथेरेपी है कई बार इतना लंबा हो जाता है इसका जो पीरियड है, क्योंकि आप सेशंस में चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काउंसलिंग क्या होती है, वो सेशन में 5 सेशन 7 सेशन। लेकिन जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो काफ़ी लंबा, कई बार उनमें कई मंथ्स और साल भी हो जाते हैं, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली इस पर ज़्यादा हम डील करते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि काफ़ी लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लाइंट को खुद हम इस लाइक बनाते हैं कि इंसाइट के लिए, कि ताकि उसको समझ में आए कि जो उसकी प्रॉब्लम क्या है, और उसके साथ आराम से, क्योंकि ये थेरेपी है, ये काउंसलिंग से ज़्यादा डीप जाता है ये इसमें। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। डेट फोकस इज ऑन रिकंस्ट्रक्टिव चेंज, इस पे फोकस रहता है। तो साइकोथेरेपी आर प्रोसीजर इन विच पर्सन विद मेंटल डिसऑर्डर्स, ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। जबकि काउंसलिंग में क्या होता है, जैसे मैरिज काउंसलिंग भी करते हैं, उसमें क्या होती है, हमारे डे टू डे की लाइफ, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, उसके लिए भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये जो काउंसलिंग थोड़ा हट के होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। इन विच ए ट्रेन साइकेट्रिस्ट जो होता है वो क्या करता है, साइकोथेरेपिस्ट जो होता है हेल्प करता है, हु हेल्प देम चेंज, जिसमें इस टाइप के बिहेवियर को, इमोशंस को, इन सब के साथ वो डील करता है। अब हम कहते हैं असेंशियल्स क्या होते हैं। नंबर 1 पे कहते हैं सिस्टेमेटिक इंटरेक्शन। आप आपस में क्या होता है, साइकोथेरेपी सिस्टेमेटिक इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। द थेरेपिस्ट स्ट्रक्चर्स द थेरेपी प्रोसेस, इस ढंग से उसको स्ट्रक्चर करता है, इस ढंग से वो प्लान करता है बेस्ड अपॉन थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स कल्चर,
जब वो जो है थेरेपिस्ट होता है, जब उसको ट्रीट करता है, ट्रीट भी कह सकते हैं, या उसको हम उसकी हेल्प करता है, उसको उसकी प्रॉब्लम को सुनने में, उसको बाहर निकालने में, तो ये ज़रूर देखता है कि जो क्लाइंट की जो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है, किस कल्चर से वो आया है, किस सोसाइटी से आया है, तभी उसको जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उसको देखने में, क्लाइंट को समझने में। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये क्या होता है, इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड रिसर्च इन वेरियस एरिया सच एज पर्सनैलिटी पे, लर्निंग पे, एबनॉर्मल बिहेवियर, इन पे ज़्यादा जो है ये जो इन पे बेस्ड होती है ये साइकोथेरेपी। थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, इसमें क्या है इन्वॉल्व, क्या किसके लिए, क्लाइंट के थॉट्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके बिहेवियर के, इन पे ज़्यादा फोकस करता है। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आती है, पर्सनल ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। जैसे किसी ने कहा कि इट कैन ऑल्सो बी यूज टू हेल्प पीपल विद एडजस्टमेंट, लॉस ऑफ स्पाउस है, शाइनेस है, पर्सनल ग्रोथ है, इन सब पे ज़्यादा डील करता है। तो साइकोथेरेपी और टॉक थेरेपी इज करेंटली यूज बाय साइकोलॉजिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे इन्होंने डिफरेंट कहा कि साइकोडायनामिक हो गया, साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी है, कपल थेरेपी है। थेरेपी थोड़ा इंटेंसिव जो हो जाता है उसकी हम बात करते हैं इसके अंदर। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में साइको एनालिसिस, जो प्योरली क्या है हमारा जो सिगमंड फ्राइड है उनकी थ्योरी हमने अभी पीछे भी किया है। इसको भी क्या है कि साइको एनालिसिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग में किसमें साइकिक फिनोमिना इन ट्रीटिंग इमोशनल डिसऑर्डर, दैट इसमें ज़्यादा क्या होते हैं इमोशनल डिसऑर्डर्स में हम करते हैं। मैं ऑल अबाउट विल राइट अबाउट द सिगमंड फ्राइड, क्योंकि साइको एनालिसिस प्योरली रिलेटेड विद द सिगमंड फ्राइड, जो कि उन्होंने 1909 में आई थिंक इन्होंने ये अपनी ये दी थी साइकोएनालिसिस अप्रोच। एंड साइकोएनालिसिस इज बोथ ए थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फिलोसफी। इसमें क्या होता है, 3 तरह की एप्लीकेशन होती है। किसमें हमने जैसे आपको याद होगा नंबर 1 पे क्या होते हैं माइंड की हमने बात की थी, सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, कॉन्शियस माइंड की बात की थी, अनकॉन्शियस माइंड की। अनकॉन्शियस माइंड कौन सा था, जिसमें हमारी जो है चाइल्डहुड मेमोरीज होती है, जो रिप्रेस्ड होती है, जिनको हम याद नहीं करना चाहते, बट विद द हेल्प ऑफ काउंसलर उनको क्या किया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में लाकर उसको ट्रीट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सिस्टमेटिक सेट ऑफ थ्योरी, जो कि अलग अलग उन्होंने जो थ्योरीज की बात की थी उनको हम क्या करते हैं, इन पे बेस्ड होता है ये। फिर ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल और इमोशनल, क्योंकि ये जो है साइकोलॉजिकल इमोशनल इलनेस जहाँ पे होती है उसके लिए जो उन्होंने डिफरेंट मेथड्स की बात की है। जैसे हमने किया था प्री एसोसिएशन हो गया, ड्रीम एनालिसिस हो गया, उन सब के बारे में इन पे मेथड जो होते हैं डिफरेंट यूज़ की जाते हैं। फिर साइको एनालिसिस वर्क फर्स्ट उन्होंने किस में की थी, वियना में स्टार्ट की थी 1890s में। फिर बाद में 1905 में, 1909 में डिफरेंट उन्होंने, आगे हम बढ़ते जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या हुआ था कि इट इन्वॉल्व एनालिसिंग द रूट कॉजेज ऑफ बिहेवियर एंड फीलिंग्स बाय एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर डील किया था। अनकॉन्शियस माइंड कैसे हम अनकॉन्शियस माइंड की जो डिप्रेस मेमोरीज होती हैं हमको कैसे कॉन्शियस माइंड में लाते हैं, उनका कैसे आपस में जो है रिलेशन है। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल अनकॉन्शियस डीप रूटेड थॉट्स दैट ऑफन स्टेम फ्रॉम द चाइल्डहुड, जिस कारण से हम क्या होता है कई बार एक ही स्टेज में अटक जाते हैं, क्योंकि किसी भी कारण से, चाहे हमारी ब्रिंगिंग ठीक से नहीं, हमारे को सोशलाइजेशन ठीक से नहीं हो, हमें पेरेंटल लव नहीं मिला, तो किस कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है। आप डिटेल में हमने काफ़ी पढ़ा भी है इसके बारे में, जिसमें क्या होता है एक ही स्टेज हो, हम अगली स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और उसी स्टेज में जो है फिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे चाइल्डहुड मेमोरी से ही स्टार्ट होता है कि कहाँ पे हमारी फिर वो ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, विद द हेल्प ऑफ काउंसलर हम इनको कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर है फ्राइड ने क्या की थी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इड क्या था, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि बच्चे की तरह जिद करता है। ईगो क्या होता है, वो रियलिटी प्रिंसिपल पे होता है, जैसे हम एडल्ट की बात करते हैं। सुपर ईगो क्या होते हैं, हमारे पेरेंट, जैसे जो कि मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, जी हमें ऐसा वास्तव में ऐसा करना चाहिए, हमारी मोरलिटी हमारे को अलाउ नहीं करती कुछ भी गलत करने के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि डिज़ायर, रीजन एंड कॉन्शियस, ये तीनों इट, ईगो एंड सुपर ईगो। अब क्या कि दिस डिप्रेशन अकर्स ड्यू टू मैन नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इट इम्पल्सिव टू ईगो और सुपर ईगो। और कई बार क्या होता है, हमने भी बात की कि हम पीछे कई बार जिद कर लेते हैं कि हमारे को जैसे छोटा बच्चा होता है, तो उसमें क्या होता है हमारे को रियलिटी में हम उसको क्या करते हैं, हम जिद करते हैं वो, क्योंकि वो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन हमारी जो ईगो क्या होता है, हमारा एक्चुअल होता है, रियलिटी में जो होता है, तो कई बार क्या होता है उसके कारण से हम अपने डिज़ायर को हम रिप्रेस कर लेते हैं अपने बचपन में ही, ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर कर लो, किसी भी कारण से। तो जब हम उस चीज़ को अपनी
जो हमारी जो हम चाहते हैं, हम उन डिज़ायर्स को जब हम रिप्रेस कर लेते हैं तो हमारे को क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। क्योंकि इट की जो क्या होती है सप्रेशन कारण क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में हमारी जो है प्रॉब्लम हो जाती हैं। हमारे को उन सब चीज़ों को हम रिप्रेस कर लेते हैं, उसके बाद हमारे को जब मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं उनसे हमारे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी रियलिटी कुछ और होती है। इस कारण से हमारे को इसके अप्रोच की हेल्प लेनी पड़ती है। पीपल ऑफन यूज डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी जनरेटेड बाय दीज इनर कॉन्फ्लिक्ट। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स को भी यूज़ करते हैं, जो हमने अपनी अर्लियर यूनिट में पढ़ा है। अब कौन कौन से फेजेस होते हैं इसमें साइकोएनालिसिस में। फर्स्ट फेज में क्या होता है, सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था, सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड वाज अनकॉन्शियस थॉट्स। उनकी पूरी थ्योरी में उन्होंने यही कहा है कि अनकॉन्शियस थॉट्स की बात की, डेट कुड बी असेस्ड थ्रू ड्रीम्स से। इन्होंने जो इनका फर्स्ट फेज जो है साइकोएनालिसिस का, उन्होंने ड्रीम्स को भी फोकस किया, फैंटेसीज को भी किया, जोक्स को, स्लिप ऑफ टंग्स को, हिप्नोसिस को, फ्री एसोसिएशन को। अब सेकंड स्टेज में जब अब आते हैं, सेकंड फेज में आते हैं, उन्होंने क्या किया, हिप्नोसिस को क्या करते, डिस्कार्ड कर दिया, और एम्फेसिस इन्होंने किस पे कर दिया, फ्री एसोसिएशन पे, कि हम कैसे हम किसी को फ्रीली उसको कैसे एज अ कंफर्टेबली उसको बिठा के उसको उस टाइप का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवा के हम उसको फ्रीली कहते हैं, आपको जो दिमाग में आता जो आता है बोलते जाइए। हमने इसको भी हमने अपने प्रीवियस ब्लॉक में किया काफ़ी डिटेल में। अब है थर्ड फेज। थर्ड फेज में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ही एलेबरेटेड हिज ड्रीम एनालिसिस। यहाँ पे इन्होंने ड्रीम एनालिसिस की बात करी एंड डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस। हमने इसमें ड्रीम्स के बारे में बात की थी, मैनिफेस्ट ड्रीम्स होते हैं, है ना, जो दो तरह के हमने ड्रीम्स की बात की थी वो इसमें आ जाएंगे। हम इसको बारे में कि इन्होंने क्या कि क्योंकि थर्ड फेज है उसमें इन्होंने ड्रीम एनालिसिस को काफ़ी डिटेल में बात की थी कि उन्होंने दो तरह के ड्रीम्स की बात की थी, एक तो लेटेंट होते हैं, एक होते हैं मैनिफेस्ट होते हैं। लेटेंट जिनका कोई हिडन मीनिंग होता है, मैनिफेस्ट में जो मीनिंग होता है एकदम क्लियर होता है। अब क्या इन्होंने क्या क्या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोएनालिसिस क्या है, हिस्ट्री क्या है कि सबसे पहले क्या थे, इन्होंने क्या किया कि साइकोएनालिसिस जो है उनकी डीप रूट्स है किसमें, हिप्नोसिस में। सबसे पहले कंट्रीब्यूटर कौन थे, फ्रांस मेस्मर। उन्होंने क्या किया, मेस्मरिज्म की बात की। ही हैज़ प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म। कैसे जो है उन्होंने एनिमल्स के ऊपर बात की थी, ह्यूज मैग्नेट्स फॉर द ट्रीटमेंट पैरालिसिस। उन्होंने क्योंकि इन्होंने पैरालिसिस को किससे ठीक किया था, मैग्नेट से। तो ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लीबोल्ड और बेरिम की। इन्होंने क्या किया, मेस्मरिज्म को। मेस्मरिज्म क्या होता है, उन्होंने हिप्नोटिज्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन द नैन्सी स्कूल। इन्होंने क्या किया है कि एक फ्रेंच जो है न्यूरोलॉजिस्ट थे, हु यूज हिप्नोसिस को यूज़ किया टू ट्रीट हिस्टेरिकल पेशेंट्स। जो हिस्टेरिकल पेशेंट्स थे उनको इन्होंने किसे यूज़ किया, जो है थ्रू हिप्नोसिस को, मेस्मरिज्म के थ्रू उन्होंने उनको ट्रीट किया। फिर बात करते हैं फ्रॉइड ने क्या किया, एम्फेसाइज अनकॉन्शियस ड्राइव्स। ही यूज्ड द टर्म साइको एनालिसिस इन 3 डिस्टिंक्ट वे। कैसे, फर्स्टली एक थ्योरी विच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, जैसे इट, ईगो एंड माइंड का मतलब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इसकी उन्होंने बात की थी। फिर उन्होंने क्या था, साइकोपैथोलॉजी। सेकेंडली इट इज़ यूज एज अ ट्रीट टू साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, जो हमारे को डिफिकल्टी होती है साइकोलॉजी की और उस टाइप की जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए। थर्डली उन्होंने कहा कि मेथड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड अपॉन द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कॉल्ड। इन्होंने केस स्टडी के भी, आप सिगमंड फ्राइड को आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, काफ़ी उन्होंने केस स्टडी के ऊपर भी काम किया है। अब हम बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे ऑल अबाउट केस स्टडी। उनमें काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन है काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी। फिर है एना फ्राइड, ये जो है उनकी डॉटर है। जो एना फ्राइड की हम बात कर रहे हैं, इनका 1895 to 1982। इन्होंने अपने फादर्स के जो कैरिंग ऑन हर फादर्स ट्रेडिशन, पर्टिकुलर इन हर पायनियरिंग वर्क ऑन डिफेंस, उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस भी किया। फिर कार्ल यूंग है, कार्ल यूंग की मैंने थ्योरी पढ़ी है। इसमें उन्होंने क्या किया कि उसी के ही हैड सीरियस डिफरेंस इन फ्राइड थ्योरी ऑफ ड्राइव्स। उन्होंने जब कहा क्या चीज़ कि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि कौन सुपीरियर है, कौन है वो है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि गलत है। ऐसा ही एग्रीड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस, तो ठीक है, बट कंडेम फ्राइड फॉर इज ओवर एम्फेसिस सेक्सुअल एंड एग्रेसिव। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर बहुत, उन्हें एक छोटे बच्चे को भी, जिस उन्होंने कहा कि वो जो है कैसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की उन्होंने बात की जो गर्ल्स में होती है अपने फादर के लिए, कैसे उन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की थी, जो कि छोटे जो बॉयज़ होते हैं उनको अपने मदर से अटैचमेंट होती है, वो फादर से एनवी फील करते हैं। तो उन्होंने इन सब चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। बट उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर कहा कि हाँ ठीक है, सेक्सुअल के ऊपर इन्होंने जो है
कंडेम किया, लेकिन उन्होंने कॉन्शियस माइंड को उन्होंने माना कि हाँ अनकॉन्शियस माइंड हो सकता है, उस पर उन्होंने फोकस करके उन्होंने उसको जो है सपोर्ट किया। एल्फ्रेड एडलर, उन्होंने क्या किया, वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ फ्रॉइड टू डिसएग्री विद द मास्टर, ही डेवलप्ड इंडिविजुअल साइकोलॉजी। उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर उन्होंने क्या किया, जो एल्फ्रेड एडलर की हमने थ्योरी काफ़ी डिटेल में पढ़ी है, जो फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी थी, उनके ऊपर हमने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे होती है। उन्होंने क्या किया कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी उनकी अपनी थी, और उन्होंने एम्फेसाइज ऑन सोसाइटल प्रेशर्स विच शेप द पर्सनैलिटी, जो कि उन्होंने क्या कहा कि जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे जो हमारे को जो प्रॉब्लम होती है उनसे हमारे को जो प्रॉब्लम होती है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ना कि हमारे को जो चाइल्डहुड से जो प्रॉब्लम होती है उससे होता है। फिर कैरन हॉर्नी, इन्होंने भी उसको सिगमंड फ्राइड को काफ़ी वो बोला कि जो फ्राइड ने कहा था कि वुमेन हैव पेनीज एंड वी रादर फेल्ट दैट मैन ऑन द अदर हैंड एनविड वुमेन। कैरन हॉर्नी ने क्या किया, वो शी वॉज टोटली ओपोज जो है सिगमंड फ्राइड आइडियाज। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम ये कहते हैं कि मेल फीमेल में एनवी ऐसे नहीं है, बल्कि जो मेन होते हैं वो वुमेन की जो चाइल्ड रियरिंग को जो लेडीज जो है बच्चे पैदा करती हैं उस चीज़ से वो एनवी फील करते हैं, जेलस होते हैं। शी बिलीव दैट द बेसिक एंजाइटी रिजल्ट फ्रॉम द डिस्टर्बेंसेज इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड इन अटेम्प्टिंग टू डील विद बेसिक एंजाइटी इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक सोशल और ओरिएंटेशन। इन्होंने क्या कहा बेसिकली कैरन हॉर्नी ने कि जो मेन होते हैं वो वुमेन की चाइल्ड रियरिंग से जेलस भी होते हैं, ना कि वुमेन जो, जैसा कि उसने कहा था सिगमंड फ्राइड ने कि वुमेन जो है मैन की पेनी से एनवी करती है कि हमारे पास वो नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर बात करते हैं एरिक एरिक्सन की। इनके बारे में हमने फर्स्ट ईयर के, आपको याद होगा, काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि साइको सोशल उन्होंने स्टेजेस दी हैं, हर स्टेज पे उन्होंने अपनी जो है एरिक एरिक्सन ने टाइम टू टाइम जो है स्टेजेस दी हैं, तो इसके बारे में जिसको हमने कहा डेवलपमेंट कैसे से होती है। फिर कॉल रोजर्स की बात करते हैं जो कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, जिसमें क्लाइंट को, पेशेंट को, क्लाइंट को कभी एम्पैथेटिक को एटीट्यूड दिया है ना, अनक्रिटिकल जो है रिसेप्टिव अप्रोच है, अनड्यू काफ़ी उसको एम्पैथी को किया है, काफ़ी उनको पॉजिटिव रिगार्ड दिया है, ठीक है। इन्होंने इक्वलिटी इन रिलेशनशिप की बात की कि दोनों इक्वल हैं ना, कोई क्लाइंट ऊपर नहीं है, कोई जो काउंसलर है वो ऊपर नहीं है, दोनों इक्वल है, एक जैसे हैं। फिर ऑटो रैंक के बारे में बात करते हैं। उन्होंने रिजेक्टेड थ्योरीज ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जबकि अभी हमने बात की है कि कैसे जो छोटा बच्चा होता है, लड़का अपनी मदर से जो है अट्रैक्ट होता है और अपने फादर से उसको जेलस होती है, ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हमने किया था। और कैसे जो फीमेल होती है, छोटी बच्ची होती है, वो अपने फादर से अट्रैक्ट होती है, कैसे वो अपनी मदर के साथ एनवी फील करती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इनको इन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था। अब हम बात करते हैं सैंडर फ्रेजिड। इन्होंने क्या किया था, क्लोज कॉलेज ऑफ कलीग जो थे वो फ्राइड के थे, इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डियरिंग एक्सपेरिमेंटल अर्ली साइको एनालिसिस। उन्होंने क्या कहता है, ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट इन साइकोथेरेपी बाय एम्फेसाइज द एनालिसिस कुड नॉट बी मेयर डिटैच ऑब्जर्व। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे होता है कि जो क्लाइंट से हम पूरी तरह से डिटैच हो जाएं, नहीं, हमें क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए हमारे को उसका पिछला जब हम लेते हैं, डिटेल से पूरा लेते हैं, तो हमारे को क्या होता है, हमारे को उसके साथ अटैच होना पड़ता है। फिर है एक्सपेरिमेंटेड विद टेक्निक कॉल्ड म्यूचुअल एनालिसिस, आपस में बातचीत करके, वेयर ही द पेशेंट वुड टेक टर्न्स लाइंग ऑन द काउच एंड फ्री एसोसिएटिंग, बट दिस टेक्निक डिड नॉट वर्क, ज़्यादा इनका जो है नाम नहीं आया। फिर मेलानिन जो है क्लाइन, उन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन ऑफ फ्रॉइड वर्क बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉइड ओरिजिनल थॉट्स, जो कहते थे उन्हीं को ही उन्होंने क्या किया, उनकी भी उसी के ऊपर ही बेस थी, बल्कि उनको ट्रांसफॉर्म किया उनके आइडियाज़ को। लाइन वॉज ऑल्सो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय सैंडर, अगेन उनका नाम आ गया इनका, जिनका ज़्यादा इनका हम लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं वैसे, बट हर ओन साइकोएनालिसिस वर्किंग विद चिल्ड्रन, क्लाइंट फेल्ट शी हैड ऑब्जर्व प्रोसेसेस ऑफ pre-Oedipal children that were similar to Oedipus complex। जैसे इन्होंने उसी पे ही कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि जो सिगमंड फ्राइड का जो थ्योरी थी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को लेकर, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को, उन्होंने उसी को कहा है कि नहीं, उसी उनके ठीक है, शेयर ऑब्जर्व प्रोसेसेस इन pre-Oedipal चिल्ड्रन दैट वर वेरी सिमिलर, उनसे मिलते जुलते थे, लेकिन उन्होंने सिगमंड फ्राइड के जो उन्होंने कहा था उसको आइडियाज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज किया।
इन टर्न आगे क्लाइंट एंड फॉलोअर्स अप्लाइड हर प्रैक्टिस एंड थ्योरी टू वर्क विद साइकोटिक एडल्ट पेशेंट और साइकोटिक पेशेंट्स के ऊपर बात करी। और क्लाइंट की टेक्निक क्या थी? इन ऑल केसेस इन्वॉल्व ए मेथड ऑफ यूजिंग डीप इंटरप्रिटेशन विच ही वेल कम्युनिकेटेड डायरेक्टली टू अनकॉन्शियस ऑफ द क्लाइंट। इन्होंने किस पे फोकस किया क्लाइंट ने कि मेथड ऑफ डीप इंटरप्रिटेशन। उन्होंने क्या किया, जो क्लाइंट से जब उन्होंने बात की किस समय जब वो अनकॉन्शियस है तभी उससे जो है कि उससे बात करके डिटेल में बात करके डीपली उसके जो कह रहा है उसको क्लाइंट को जब वो अनकॉन्शियसली बात कर रहा है तो उसको तब भी उसको इंटरप्रेट किया कि किस कारण से जो है पासिंग ईगो डिफेंसिस, किस कारण से वो जो है एक तो उसको ईगो डिफेंसिस की बात करी, एक ऑब्जेक्ट रिलेशन की बात की। ऑब्जेक्ट रिलेशन क्या होते हैं? जो हमारे सोसाइटी में किस रिलेशन जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं? पीपल जो अराउंड अस। तो उन्होंने किस कारण से इन सब बातों के बारे में उन्होंने पहले ही जब उसको क्लाइंट को काउच पे बिठाया लिटाया तभी उसको बता दिया कि आपको ये जो प्रॉब्लम है वो किस किस कारण से है। तो इन्होंने क्या किया, एज ए थेरेपी साइकोएनालिसिस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट इंडिविजुअल्स आर अनअवेयर किस चीज़ के लिए, मैनी फैक्टर्स दैट कॉज द बिहेवियर एंड इमोशन। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अनकॉन्शियस फैक्टर्स में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है जिस कारण से हमारे को प्रॉब्लम हो रही है और हमारे को हम अनहैप्पी हैं, प्रोड्यूस अनहैप्पीनेस विच इन टर्न इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए स्कोर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल सिम्टम्स इंक्लूडिंग डिस्टर्बिंग। हमारी इसी कारण से हमारा जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, डिफिकल्टी रिलेशन टू अदर्स, ऑब्जेक्ट रिलेशन में प्रॉब्लम होती है हमारे को, और डिस्टर्बेंस इन सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम होती है। और इस टाइप से इन्होंने कहा ये सब चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं? अमेरिकन साइकोएनालिटिक एसोसिएशन 1998 में। तो ये सारी हमने थोड़ा सा ब्रीफ में हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। देन कम टू वर्क ऑफ साइको एनालिस्ट। जो साइको एनालिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं? फर्स्ट साइको एनालिसिस basically helps the person to tell his or her story by establishing solid working alliance with the client। सबसे पहले क्या करते हैं, आराम से उसकी बात को सुनते हैं, to tell his or her story by establishing solid working, अपने बारे में बताते हैं बेसिक है ना, और उसकी सुनते हैं ताकि उनका आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो सके सॉलिड वर्किंग अलायंस के लिए। ठीक है, तो उसकी क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्लाइंट की, एक्सप्लोर द प्रिसिपेटिंग इवेंट्स, किस कारण से उसको प्रॉब्लम हो रही है, डील विद रेसिस्टेंस, और किस कारण से क्लाइंट जो है उनसे दूर भाग रहा है। ही देन कोलैबोरेट्स विद द क्लाइंट टू फॉर्म ए डायग्नोसिस के, फिर जब सारा सुन लेगा क्लाइंट के बारे में फिर वो डायग्नोस करके एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे एंड इंक्रीज द क्लाइंट्स अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिफेंसिवनेस, को बताएंगे, उसके अवेयर करेंगे कि किस कारण से उन सब चीज़ों से वो अपने आप को क्यों डिफेंड कर रहा है, क्यों वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहा है, उसको अवेयर करवाएंगे। साइकोएनालिटिक प्रोसेस हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग द क्लाइंट्स ट्रांसपेरेंस एंड मॉनिटर्स थेरेपिस्ट काउंटर ट्रांसपेरेंस के हमने काफ़ी पढ़ा है। क्लाइंट क्या करता है, उसको कहा जाता है आप फ्रीली बात करो और जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम, सोच लो आपको जो है किसी जिससे आपको प्रॉब्लम है, क्लाइंट को वो कहते हैं काउंसलर कि आप सोच लो कि मैं वही हूँ। अब अपने जो सारी इमोशंस को, जो आपकी जो भी शिकायत है उसको ट्रांसफर मेरे पे डाल दो ताकि वो बाहर आ जाए, अपने अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में ले आए। और थेरेपिस्ट क्या करता है, कई बार क्या होता है थेरेपिस्ट भी जैसे वो जिस ढंग से उसको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं जो क्लाइंट होते हैं, तो उसी ढंग से वो क्या कहते हैं, थेरेपिस्ट भी क्या करते हैं, वो उसको काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है कि वो भी उस ढंग से बिहेव करना शुरू कर देता है जैसा उसको क्लाइंट उसके साथ प्रोजेक्ट कर रहा होता है, तो वो गलत है। ऐसे इस केस में क्या करते हैं, थेरेपिस्ट को काउंटर ट्रांसफरेंस नहीं करना चाहिए, जो कि हमारी काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए बहुत ही गलत है। साइकोएनालिसिस हेल्प्स इन एग्जामिनिंग हाउ द पास्ट इज इम्पैक्टेड, उसको ये भी बताते हैं कि कैसे आपका जो पास्ट है आपको आपके प्रेजेंट को खराब कर रहा है। फिर साइकोएनालिसिस हेल्प द क्लाइंट टू बिहेव मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा अच्छे से बात कर सके, उसको हेल्प करता है, यानी कहने का मतलब कि उसके बिहेवियर एडजस्टमेंट में भी उसकी हेल्प करते हैं। ही प्रोवाइड्स फीडबैक एंड कन्फर्म, कहाँ पे उसकी गलती है उसको फीडबैक देते हैं, कन्फर्म करते हैं जहाँ पे वो गलत होता है, टोकते हैं उसको। और साइको एनालिसिस क्या रिमाइंड द क्लाइंट ऑफ द टर्मिनेशन, उसको ये बताते हैं कि टर्मिनेशन जो हम तो थेरेपी कर रहे हैं आखिर में इसकी ये टर्मिनेशन भी होगी, इसकी डेट एंड थेरेपी दोनों के बारे में, डेट एंड थेरेपी एग्रीड अपॉन द, जो ये एग्रीमेंट बनाते हैं उसके अंदर मैंशनड होता है आपका टर्मिनेशन डेट एंड टाइम। साइकोएनालिसिस शेड्यूल फॉलोअप, आगे अगर उनको लगता है कि इनको क्लाइंट को फॉलोअप की जरूरत है तो क्या होता है, उनको फॉलोअप भी किया जाता है, यानी पहले टर्मिनेशन होगा उसके बाद क्या अगर जरूरत लगती है उनको देन क्या होता है, उसको फॉलोअप के लिए भी कहा जाता है। कई बार आपका जो अगर आप केस स्टडी लिखेंगे ये पूछ भी लेते हैं आपसे एग्जामिनर कि जो है जो फॉलो पहले होता है या टर्मिनेशन, तो आप क्या कहेंगे कि टर्मिनेशन पहले होता है उसके बाद जो है फॉलो बाद में होता है। वो भी कब होता है, व्हेन साइको एनालिसिस्ट या एनालिस्ट या थेरेपिस्ट जो है उनको लगता है कि उसको फॉलोअप की जरूरत है उनके क्लाइंट को।
देन कम टू गोल क्या होता है, फर्स्ट प्राइमरी गोल क्या होता है, हेल्प द क्लाइंट इन अचीविंग इनसाइट, ठीक है, विच कैन कॉन्शियसली मेक देम अवेयर ऑफ द साइकोडायनामिक्स दैट अंडरलाइन देयर, उनको खुद को पता चले कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम है, टू मेक एडजस्टमेंट इन देयर करंट लाइफ सिचुएशंस। यानी इंसाइट को करना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि अपने उनको अनकॉन्शियस में जो डिज़ायर्स हैं रिप्रेस, उनको कॉन्शियस में लाना, ताकि उनको अपना पता चले कि उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड मेजर गोल क्या होता है, टू ए डेवलपमेंटल स्टेज, जिसमें हमने अगर मान लीजिए क्लाइंट जो है किसी एक डेवलपमेंट स्टेज में स्टक हो गया है तो उसको अनस्टॉक करने में, ताकि वो आगे बढ़े, उसकी डेवलपमेंट हो, किस कारण से उसके जो डेवलपमेंट रुक गई है, जिसके कारण से वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे फिक्स हो गया है, स्टक हो गया, उसमें हेल्प करना, उसको अनस्टक करने में, आर एबल टू लिव मोर, ताकि प्रोडक्टिवली जी सके। फाइनल गोल क्या होता है, क्लाइंट कोप विद डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसके साथ एडजस्ट करना, उसकी जो डिमांड्स हैं उनको कैसे कैसे उनसे क्यों उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उसके सोसाइटी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग उसको हेल्प करना रहने में। तो द गोल ऑफ साइको एनालिसिस इज टू एनेबल द पर्सन टू डील विद द अनकॉन्शियस अर्जेस इन अ रियलिस्टिक एंड मैच्योर मैनर, एंड बट द क्वेश्चन इज हाउ टू पेनिट्रेट द अनकॉन्शियस, कैसे वो घुसेगा उसके अंदर। वो तो ठीक है, हमने कह दिया कि पर्सन को डील विद द अनकॉन्शियस में अर्जेस इन रियलिस्टिक एंड मैच्योर मैनर में, उस ढंग से उसको डील करवाना और उसको अच्छी लाइफ जीने के लिए तैयार करना। और कैसे उनके अनकॉन्शियस माइंड में घुसेंगे वो, फर्स्ट है फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस। Clients can learn how to interpret deep buried memories or experiences that may be causing them distress। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक से स्टार्ट करेंगे ऑफ साइको एनालिसिस, जो कि सिगमंड फ्राइड अपनी थ्योरी में यूज़ करते थे इन द साइको एनालिसिस टेक्निक में। अब जो है इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई थैंक यू ऑल फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस चैनल। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, वो मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस फ्री चैनल का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।